हम सबसे पहले लेते हैं भौतिक कारकों को, फिजिकल फैक्टर्स। अब देखो इसमें पहले जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा भू आकृतिक कारक। इसमें 4 फैक्टर्स हैं। दूसरा फैक्ट बनेगा जलवायु कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। इसमें भी 5 हैं। अब देखो प्रादेशिक अवस्थिति, आखिर इसका क्या रोल है कृषि के विकास में। तो प्रादेशिक अवस्थिति में सबसे पहले 2 चीजों को हम लेते हैं। जैसे उसका अक्षांश कहां पर है। अक्षांश से मतलब वह प्रदेश शीत है या शीतोष्ण है या उपोष्ण है या उष्ण है। चूंकि वहां के जलवायु का जो निर्धारण होगा उसके अक्षांशीय अवस्थिति से होगा। और जैसे भारत एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, अब हम गेहूं को लें तो भारत में चूंकि ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, तो गेहूं या जो भी रबी के फसल हैं वो शीत ऋतु में उत्पादित होते हैं। लेकिन वही हम तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु में शीत ऋतु जैसा कोई ऋतु होता ही नहीं है, उच्च पर्वतीय प्रदेशों को छोड़ दें तो। इसीलिए वहां पर गेहूं की कृषि होती ही नहीं है। वहां पर चावल के बाद फिर से चावल की कृषि ही होती है। या जो भी तटवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर प्राय रब्बी की ऋतु नहीं पाई जाती। तो चावल के बाद रब्बी की ऋतु में भी जो उत्तर भारत में रब्बी होता है, अर्थात जो अभी जस्ट चल ही रहा है, समापन की ओर है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक चलता है वो। इसको हम कहते हैं रब्बी की ऋतु। रब्बी की ऋतु में हम गेहूं का उत्पादन करते हैं, बाजरा का उत्पादन करते हैं, दलहन का उत्पादन करते हैं, तिलहन का उत्पादन करते हैं। ये सब हमारे रब्बी के फसल हैं। लेकिन अब आप इसीलिए देखेंगे दक्षिण भारत के लोग, खासकर तमिलनाडु में, केरला में, तेलंगाना में, वो सरसों के तेल का प्रयोग तुलनात्मक रूप से कम करते हैं। हालांकि अब तो उत्पादन कहीं से भी हो उत्पाद पहुंच जाता है, लेकिन जिसको हम कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक कारक, परंपरागत रूप से वो किस तेल का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि वहां पर रब्बी शीतोष्ण के फसलों में इस प्रकार के फसल शामिल ही नहीं होते, है ना। तो पहला वहां पर जलवायु किस प्रकार की है, और दूसरा आता है अवस्थिति के अंतर्गत ही कि ऊंचाई कैसी है। जैसे अब आप तमिलनाडु में ही हम एग्जांपल लेते हैं कि अन्नामलाई या फिर जो पालनी हिल है वो ऊंचाई पर है, तो वहां की जलवायु बिल्कुल शीतोष्ण है। हालांकि वहां पर तिलहन की कृषि तो नहीं होती, फ्रूट्स का प्लांटेशन वहां बहुत बढ़िया होता है, या चाय का बागानी कृषि बहुत बेहतर होता है। कर्नाटका में कॉफी का बागानी कृषि बहुत बेहतर होता है उन क्षेत्रों में। तो तापमान के निर्धारण में पहला होता है अक्षांश और दूसरा होता है ऊंचाई। तो अवस्थिति का या प्रादेशिक अवस्थिति का फैक्टर इसी जुड़ा हुआ है। तो इसी में ऊंचाई मैंने वैसे बता ही दिया। तो तीसरा हो जाता है ढाल। ढाल का भी बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे एक क्षेत्र है, मैं 2 क्षेत्र का एग्जांपल लेता हूं, जहां पर वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर वार्षिक है, अर्थात वर्ष में 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन ढाल अधिक है, तो यहां पर चाय की कृषि होगी। क्यों? क्योंकि चाय को भी जल ज्यादा चाहिए, लेकिन सुप्रवाहित मृदा चाहिए, अर्थात वर्षा तो हो लेकिन जड़ में जल को जमना नहीं चाहिए, वरना चाय के फसल नष्ट, मतलब जो पौधे होते हैं चाय के वो सड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वही धान की कृषि, तो धान को जल ज्यादा चाहिए और जल जमाव चाहिए। तो यहां पर अगर 200 सीएम सिमिलरली हम लेते हैं वार्षिक, और ढाल मंद है, तो यहां पर चावल की कृषि बहुत बेहतर होगी, या जूट की कृषि हो सकती है। तो आप सोचिए, वर्षा की मात्रा ऑलमोस्ट सिमिलर है, तापमान सिमिलर है, लेकिन ढाल के अंतर के वजह से, कारण से फसलों का स्वरूप परिवर्तित हो गया। तो ढाल भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसके अलावा मृदा, जैसे आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि कपास को हम, काली मृदा को हम कपासी मृदा भी कहते हैं, और कपास की कृषि काली मृदा में सर्वाधिक होती भी है। लेकिन भारतवर्ष के अंतर्गत यह है, पूरे वैश्विक स्तर पे पूरी तरह से मान्य नहीं है। वैसे ही आप जलोढ़ मिट्टी को लें तो खाद्यान्न की कृषि के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत फेमस है। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक मिट्टी, जैसे गन्ने के लिए कौन सा होगा, या चावल के लिए कौन सा होगा, या गेहूं के लिए या ज्वार बाजरा के लिए कौन सा होगा, तो सब में थोड़ा थोड़ा अंतर देखा जाता है। इसी चीज को अगर हम मानचित्र से देखना चाहें तो यहाँ पे जैसे लोकेशन, अब देखो ये चाइना है, तो ऑलमोस्ट भारत का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो ये वाला चाइना से कंसर्न हो जाता है। या
चाइना शीतोष्ण मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा दक्षिण एशियाई भारत और साथ में थोड़ा बहुत पाकिस्तान आदि ये उष्ण मानसूनी जलवायु का प्रदेश है। कृषि के दृष्टिकोण से सबसे बेहतर जलवायु उष्ण मानसूनी ही पाया जाता है होता है। लेकिन भारत के लिए फायदा क्या है कि ये पूरा का पूरा पर्वतीय प्रदेश है और साथ में पठारी प्रदेश में काफी हद तक परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा उष्ण मानसूनी के प्रकार की ही जलवायु यहाँ म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम इन सब में पाया जाता है। लेकिन जो मानसून का स्वरूप भारत में है वो इन क्षेत्रों में नहीं है। हालांकि वो जलवायु से कंसर्न है, वहां आते हैं तो आपको बताते हैं। तो भारत की अवस्थिति या पैरेलल देखिए, ये सऊदी अरेबिया भी भारत के अक्षांश पे ही है, लेकिन ये मरुस्थल है जबकि भारत में उष्ण मानसूनी है। तो भारत की अवस्थिति जो अक्षांशीय है, उच्चावच के अंतर्गत है, उसके साथ साथ उसके आधार पर जो जलवायु का निर्माण हुआ है, वहां पर जलवायु का जिस प्रकार से विकास हुआ है, उस सम्मिलित रूप से फसल के स्वरूप और उसके उत्पादन तथा उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। तो ओवरऑल, या इसको और थोड़ा डिटेल में चलें तो इस मानचित्र को देखिए। तो जैसे ये भारत का डेजर्टेड है, या ये मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का ये पूरा का पूरा इलाका, ये वाला, ये 65 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का क्षेत्र है। तो यहाँ वन पाया जाएगा स्टेपी, और यहाँ पर ज्वार, बाजरा, सोरगम या दलहन और थोड़ा तिलहन का उत्पादन होगा। गेहूं बहुत कम होगा, गेहूं वहीं पर होगा जहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। और यदि हम इसके इधर आएंगे तो दलहन बिल्कुल नहीं होगा, इधर केवल ज्वार और बाजरा होगा। साथ ही साथ यदि हम पर्वतीय प्रदेश को लें, ये भारत के अंतर्गत पूरा का पूरा, तो ये ऑलमोस्ट शीतोष्ण प्रकार के जलवायु का क्षेत्र है या शीत। तो शीतोष्ण और शीत जलवायु में जिस प्रकार के फसल हो सकते हैं उसी प्रकार के फसल होंगे, क्योंकि ऊंचाई और साथ में यहाँ ढाल भी ज्यादा है। इसलिए चाय की खेती आप देखोगे यहाँ अन्नामलाई, पालनी जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में ही दक्षिण भारत में होता है। जो तमिलनाडु और वही कर्नाटका में ढाल थोड़ा उतना ज्यादा नहीं है, तो कॉफी के बागान का विकास हुआ है। अर्थात ये फैक्टर कहीं ना कहीं फसल के स्वरूप के निर्धारण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये इससे भी स्पष्ट है। तटवर्ती क्षेत्रों में खासकर जहां वर्षा की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, 100 सीएम से या 90 सीएम से, तो वहां पर चावल चावल ही होता है, जो वहां के खान पान के संस्कृति में भी देखने को मिलता है ना। तो ओवरऑल जो भूआकृतिक कारक हैं वो कहीं ना कहीं, चूंकि इन फैक्टर्स को हम सीधे सीधे एसोसिएट नहीं करते कि ये कहीं ना कहीं कृषि के निर्धारक हो सकते हैं। अब आते हैं जलवायु कारक पे, जिसपे तापमान और वर्षा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तमिलनाडु के लोग रात को रोटी नहीं खाते, जो आटे की रोटी होती है, गेहूं के आटे की या किसी भी आटे की, ज्वार बाजरे का ही लीजिए। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर खरीफ के समय और रबी के समय दोनों ही ऋतुओं में चावल की खेती ही की जाती है। आपने सुना होगा बंगालीज का पहला चॉइस होता है मछली और भात, सुबह शाम, यानी सुबह में भी रात में भी। सुबह का मतलब होता है लंच और डिनर, दोनों ही समय वो मछली और भात ही खाना चाहते हैं। उसका एक बड़ा कारण है जल की उपलब्धता, और उसके साथ साथ तटवर्ती क्षेत्रों में सागरीयता के प्रभाव के कारण वहां पर रबी के समय शीत ऋतु, जैसे अभी आप एक महीना पहले चलिए जिस प्रकार की शीतलता भारत में थी, मतलब जनवरी में भारत के आंतरिक मध्यवर्ती मैदान के क्षेत्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में तो थोड़ा कम था, फिर पंजाब में, हरियाणा में उस प्रकार की शीतलता पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु में या केरला में बिल्कुल नहीं था, आंध्र प्रदेश में बिल्कुल नहीं था। उसका कारण था सागरीयता का प्रभाव। इसलिए वहां पर खान पान में भी चावल को ही सुबह शाम दोनों टाइम पसंद किया जाता है। लेकिन बिहार में रबी के समय गेहूं की कृषि होती है, दलहन और तिलहन कृषि होती है। इसलिए बिहार के लोग देखोगे रात को, या पूरी उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में यही संस्कृति है, रात को वो डिनर में रोटी सब्जी या रोटी दाल सब्जी खाएंगे, लेकिन दिन में वो चावल प्रेफर करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि खरीफ के समय चावल और रबी के समय गेहूं या दलहन और तिलहन। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं तापमान और वर्षा इस प्रकार से इस चीज का निर्धारण करते हैं। जैसे खरीफ के समय, खरीफ को हम आर्द्र ग्रीष्म ऋतु में बोते हैं, आर्द्र ग्रीष्म ऋतु। और जो रबी के फसल हैं वो शुष्क शीत ऋतु में होते हैं। अब चूंकि शीत ऋतु 2 से 3 महीना ही भारत में होता है। फिर एक तीसरा होता है जायद। अब जब कृषि ऋतुओं पर आएंगे तो उसको डिटेल में चर्चा में लेके आएंगे। जायद दक्षिण भारत में होता ही नहीं है, केवल उत्तर भारत में ही होता है। ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु होता है। जैसे
होली के बाद से खासकर अप्रैल, मई और जून का महीना जायद कल्चर या जायद संस्कृति या जायद कृषि ऋतु संबंधित होता है। जब ग्रीष्म ऋतु तो होता है लेकिन वो शुष्क होता है। तो तापमान और वर्षा दो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। इसके अलावा जल की उपलब्धता, पाले की अवधि या कृषि की ऋतुएं, जैसे मैंने कहा ना, उत्तर भारत में 3 ऋतुएं हैं, खरीफ, रबी और जायद। लेकिन दक्षिण भारत में केवल 2 ही ऋतुएं हैं, खरीफ और रबी। अर्थात वर्षा की मात्रा, ये जायद यहां पर नहीं होता, वर्षा की मात्रा दक्षिण भारत में कम भी होगी, इसके बावजूद वहां पर शुष्कता उत्तर भारत की तरह नहीं होता। जिस प्रकार से धूल उड़ना या धूल भरी आंधी बहुत गहन रूप से मैदानों में चलता है, मरुस्थल में चलता है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में नहीं होता। तो ओवरऑल इन सबको सम्मिलित रूप से हम कहते हैं भौतिक कारक। और ओबियसली भौतिक कारक में ये तो शुरू से उपलब्ध है, इसको तो प्रकृति ने हमें दिया है, अर्थात जो अवस्थिति है, तापमान है, तो इसको हम परंपरागत कारक का ही भाग मानते हैं। अब दूसरा जो फैक्टर है, हम लोग मैप पे भी इसको देख के समझ चुके हैं, दूसरा जो फैक्टर है, इसी को मैप से ही कोरिलेट किया गया है कि इस तटवर्ती प्रदेश पे चावल की कृषि ज्यादा होगी, बिकॉज सागरीयता का प्रभाव, मैदान में वर्षा की मात्रा घटती जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर। इसी के अनुरूप, वर्षा की मात्रा के अनुरूप ही फसल में भी परंपरागत रूप से परिवर्तन होता जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल में चावल चावल, ये आगे फिर से एक बार आएगा, चावल प्लस चावल। लेकिन बिहार में चावल प्लस रोटी, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तक है। इसके बाद गेहूं, मतलब दिन में भी रोटी ही खाते हैं लोग, रात में भी रोटी ही खाते हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से इन क्षेत्रों में चावल कृषि नहीं होती।